नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में आप सबका। आज के क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिगार्डिंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, राइट। ये दोनों ही जो है हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का एग्रीकल्चर टॉपिक का पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सवाल होता है दैट अभी मैंने ये टॉपिक स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि देखो बहुत एक कुछ 2-3 बच्चों ने मुझे कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए थे और उन्होंने पूछा दैट सर यहाँ पे जो ये वीडियोस में जो पढ़ाया गया है तो क्या इतना कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है। देखो क्या है ना, मैं एग्जैक्टली सब कुछ चीज़ें तो आपको 100% नहीं बता सकता दैट कौन सा वीडियो था क्या था, बट देखो बहुत समय जो चीज़ें है ना कैसे चल रही है दैट पढ़ा दिया जा रहा है ना। और वो सब पता है कंटेंट कहाँ से उठाया गया है, डायरेक्टली रिसर्च पेपर से कॉपी पेस्ट मारा गया है। जी हाँ दोस्तों, कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैंने जब क्रॉस चेक किया आई वॉज क्वाइट स्टन्ड, राइट। सो आई थिंक दैट इन टॉपिक्स को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एटलीस्ट इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। जी हाँ दोस्तों, सीधा आपको रिलेशन पूछा गया है दैट बताइए भैया एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो देखो ये है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का मैप, ये है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स का मैप। और क्योंकि मतलब अभी इतना ज़्यादा यूट्यूब में लोग भरोसा कर रहे हैं और 100% दे दे रहे हैं, तो लोग कभी ना कभी जैसे इन बच्चों ने कंफ्यूज कर गए थे दैट क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखो जो भी देखो पढ़ाया जा रहा है तो सही पढ़ाया जा रहा है, बट आपको पीएचडी नहीं निकालना है, आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है या फिर कोई भी जो भी स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं उनको वो क्लियर करना है, राइट। तो उनके तरफ से ही हम लोग मतलब उस एंगल से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। नाउ ध्यान देना, इसमें मेन टर्म क्या आपको कॉमन दिख रहा है, रीजन या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो भी हमारे टॉपिक में, ठीक है। तो जोन रीजन एक ही तो बात हुआ भाई, है ना, ओवरऑल। तो ये किसका टॉपिक है, रीजनल ज्योग्राफी का टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने रीजनल प्लानिंग पढ़ाया था, रीजनल ज्योग्राफी, तब मैंने क्लियरली बोला था दैट भैया इन मतलब हम लोग जो यूपीएससी सिलेबस में कुछ भी पढ़ लो, वो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लो, ओशनोग्राफी ले लो, कुछ भी है ना, इन्वायरमेंट कुछ भी, एवरीथिंग हम लोग हर टॉपिक को रीजन के पर्सपेक्टिव में ही एनालाइज करते हैं, राइट। क्योंकि माइक्रो रीजन अगर कर दीजिएगा तो उसके ऊपर में अगर एनालाइज कीजिएगा तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसीलिए एक पर्टिकुलर बड़ा सा रीजन ले लिया जाता है और उस रीजन को पकड़ के एनालाइज किया जाता है, राइट। और कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट भी तो आएंगे, एरिया, ठीक है। और ये सब जब टर्म्स आ जाए ना, रीजन, एरिया, तो आपको सबसे पहले जो स्ट्राइक करना चाहिए वो आपको वेरियस ज्योग्राफर्स के बारे में स्ट्राइक करना चाहिए जिन्होंने इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे कौन कौन थे सबसे बड़े बड़े जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विडाल डे ला ब्लाश पढ़ा था ना, एलन सेम्पल, हार्टशन, हम्बोल्ट, हर्बर्टसन, है ना। ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। और कभी भी देखो, क्योंकि यहाँ पे रीजन की बात की जाए, है ना, देखो ये सब तो जस्ट हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, बेसिकली पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कभी भी अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो ना, उस समय इनका टर्म जो इनका जो नाम है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखो अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आंसर लिख रहा हूं और इनके नामों को यूज करके इन्होंने क्या कहा था रीजन, जोन, एरियाज के बारे में, उसको अगर आप पेस का कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था फिर से बताना पड़ेगा क्या, है ना। तो ये सब अगर यूज करें ना तो आंसर का जो वेट होता है ना, वेट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो आंसर आपका कॉपी चेक करने वाला है वो कोई बहुत बड़ा ज्योग्राफर या फिर बहुत बड़ा टीचर होगा, उसको सब कुछ पता होगा, ठीक है, उसको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो वो अगर कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखेगा ना और दूसरे कॉपी में उसको नहीं मिलेगा तो आप खुद सोचिए। ऐसे ही तो पेपर 2 एकदम जीएस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और ऊपर से अगर आप जीएस में अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स, ज्योग्राफिकल थियोरीज के जो थिंकर्स है उनका अगर आप स्कॉलर्स के नाम इंक्लूड कर रहे हो तो कितना ज्यादा वेट बढ़ जाता है। इसीलिए ये इसको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एग्रीकल्चर रीजन के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बताइए तो हम लोगों ने क्या कोई ऐसे थ्योरीज पढ़ा है एग्रीकल्चर रीजन रिलेटेड। जी हाँ पढ़ा है, विटल से के द्वारा जो एग्रीकल्चरल जोनेशन किया गया था, याद है। अच्छा, मॉडल्स एंड थ्योरीज में बताइए तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन सा मॉडल एंड थ्योरीज था, एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल याद कीजिए, वॉन थ्योनेन का, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, राइट। अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो देख लीजिए, ऑलरेडी यूट्यूब में भी रखा हुआ है ये सब चीजें, है ना। तो एनीवेज और एक्स्ट्रा कोर्स के लिए तो खैर आप हमारे स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कर ही सकते हैं, है ना। तो ये सब है ओवरऑल
एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी में जैसे 2019 को ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट इन दोनों में रिलेशन, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़े या फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में पढ़े, है ना, आपके दिमाग में जो सबसे पहले चीज स्ट्राइक करनी चाहिए ना, वो है दैट टॉपिक क्या पूछा है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, राइट, इसमें क्या है, एग्रो मतलब सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो होगा ही भाई, है ना। एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट के रिलेटेड चीज होगा, और रीजन मतलब देश में एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन होगा जो क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है, राइट, और वहां पर एग्रीकल्चर को एनालाइज किया जा रहा है। समझ रहे हो बात। देखो ये जो है ना रीजन, ये ऑलमोस्ट ए सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी जो है ऐसा सिमिलर होगा, ऐसा इस थ्योरीज के आधार पर बताया जा रहा है, राइट। सिमिलर मतलब क्या, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, मैं बताता हूं आपको, डोंट टेक टेंशन, है ना। और दूसरा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ना, इसमें पैरामीटर्स अलग अलग है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जब भी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, तो नो डाउट कोई भी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस को तो हम लोग देख ही रहे हैं दैट वहां का बायोक्लाइमेटिक नेचर क्या है, ये तो नो डाउट, ये तो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। बट दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसके आधार पर हम लोग कोई भी रीजन में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन करते हैं, वो है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, है ना। दैट इज कोई भी क्रॉप का लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ओवरऑल उस रीजन में कैसा है, उसी के हिसाब से ही हम लोग इस टाइप का रीजनलाइजेशन करते हैं, इस टाइप का डिवीजन करते हैं, जिसके आधार पर ओवरऑल हम लोग अपने देश के विभिन्न पार्ट्स को विभाजित करते हैं। क्लियर है। और ओवरऑल अगर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स देख लीजिएगा, प्लानिंग कमीशन ने इसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया था। क्लियर है। अब आ जाते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन अगर दोस्तों बात करें, तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है ना, आपका जाके एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है ये 15 है, वैसे ही एग्रो इकोलॉजिकल रीजन अगर देख लीजिएगा ये 20 है ना। आप खुद सोचिए, अगर ये 15 है ना, और ये 20 है, तो ऑब्वियसली इसका क्वांटिटी तो ज्यादा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ एरियाज तो जरूर है जो क्या इस रीजन में सुपर इंपोज कर रहे होंगे, है ना। मतलब नो डाउट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को जो डिटरमाइन करने के लिए जो हमें पैरामीटर्स चाहिए ना कोई का, दैट इज क्लाइमेट, ग्रोइंग पीरियड, ये तो पैरामीटर्स यहां पर भी चाहिए, बट साथ ही साथ कुछ कुछ अलग पैरामीटर्स भी चाहिए। और वो क्या है, वहां का सॉइल कंडीशन, वहां का लैंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, लैंड फॉर्म में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट लैंड फॉर्म मतलब फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म नहीं, यहां पर सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म की बारे में बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म तो कॉन्टिनेंट हो गया, अब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी सुपर इंपोजिशन क्या क्या लैंड फॉर्म होता है भैया, वहां पर होता है आपका जाके माउंटेन, है ना, प्लेट्यू, है ना, प्लेन। देख रहे हो सारा कॉन्सेप्ट मिक्सड है, दिख रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं कितना ज्यादा इंटर रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये जो लैंड फॉर्म है ना, नो डाउट ये लैंड फॉर्म और सॉइल कंडीशन, ये दोनों पैरामीटर्स भी जो है ना एडेड फीचर्स हम लोग लेते हैं इन डिटरमाइनिंग द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ एनी रीजन, ठीक है। और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है वो आप ये भी बोल सकते हैं दैट ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। मतलब हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं दैट कुछ कुछ मतलब ऐसा भी जगह है जहां पर फ्यू एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं विद इन अ लार्ज एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। जैसे ये आप ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, ये वाला पहला जो आपका ये दिख रहा है, देख लो ये मैं जहां पर मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये पिंक वाला रीजन, ठीक है। देखो ये है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। अब इसी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का देखो दो डिवीजन किया गया है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में, देख रहे हो, देख रहे हो आपको क्लियरली, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा मोड़ा बाउंड्री में चेंज हो सकता है यार ऊपर नीचे, वो मैं उतना ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूं। बट ओवरऑल अगर आप इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, आपको दिख नहीं रहा दैट ओवरऑल यहां पे तो वही पार्ट एक है बट इसको दो कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्दर सब डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज लैंडफॉर्म एंड सॉइल कंडीशन। ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ का लैंडफॉर्म रिस्पेक्टिवली ज्यादा अनड्यूलेटिंग है, मतलब ज्यादा रफ है, बट नीचे वाला प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। एसेस उतना भी ज्यादा नहीं है बट स्टिल
पहले वाले के कंपैरिजन तो ज़्यादा है, ठीक है। तो वही तो हम लोग पढ़ेंगे दैट एक एक करके रीजन को एनालाइज करेंगे ना एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में, दैट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का इस रीजन का मतलब क्या है ना, दूसरे वाले रीजन का मतलब क्या है, तीसरे वाले रीजन का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ओवरऑल तो आपने समझ गया दैट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में क्या होता है, वेरिएबल्स, क्लाइमेट और ग्रोइंग पीरियड, जिसके आधार पर 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को डिमार्केट किया गया है। वहीं पर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की अगर बात करें तो यहां पर वेरियस अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें क्लाइमेट और ग्रोइंग पीरियड जो क्या एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में था वो तो होते ही हैं, बट दूसरा अदर दैट इज लैंडफॉर्म और सॉइल टाइप्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि सॉइल टाइप्स और लैंडफॉर्म कहीं का भी जो होता है ना दोस्तों, वो एज अ मॉडिफायर काम करता है ऑफ द क्लाइमेट और द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ऑफ दैट रीजन। आप खुद सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दैट ये कैसे मतलब सॉइल टाइप्स या फिर लैंडफॉर्म मॉडिफाई करता है। आप खुद सोचिए, जैसे अगर सोचिए कोई भी रीजन में आपका माउंटेन है, राइट, और कोई रीजन प्लेन रीजन है, राइट, तो आप प्लेन रीजन में ओवरऑल है ना, आप एकदम 10-15 किलो 20 किलोमीटर जाइए, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल होती हुई देखेगी, ऑलमोस्ट। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं दैट हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चेंज, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चेंज, है ना, बट ओवरऑल जो चेंजेस है ना वो ज्यादा नहीं दिखेगी आपको। बट वहीं पर अगर आप माउंटेन में नीचे से दैट इज ग्राउंड लेवल मीन सी लेवल से आप एकदम ऊपर हायर एल्टीट्यूड में चढ़ते रहिए, है ना, नीचे में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, ऊपर में आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, ऊपर में आपको जाकर कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, राइट, ऊपर में अल्पाइन। तो वेजिटेशन जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती है अगर आप शॉर्टर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है। तो वही ना हुआ जी, लैंडफॉर्म इनहांस कर रहा है ना इस रीजन का ग्रोइंग पीरियड। अब ग्रोइंग पीरियड क्या होता है ना, दैट आपका कितना सन रेज का इंटेंसिटी भी आ रहा है वो भी बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। बट देखिए ओवरऑल इस पूरा रीजन में तो सन रेज का इंटेंसिटी जो प्लेन में था वो इस रीजन में भी आ रहा है, बट कंसंट्रेशन ऑफ हीट जो होता है ना प्लेन रीजन में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू माउंटेन। क्योंकि देखो माउंटेन में जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अगर सोचो इस पीक से निकल रहा है, इस हाइट एल्टीट्यूड से, ठीक है, तो यहां पे भले ही निकल रहा है बट तब भी जो इसका इंपैक्ट है वो ज्यादा फेस नहीं किया जाएगा, राइट, मतलब इन द सेंस दैट देखो यहां पर जो कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट यहां पर कंसंट्रेशन इसलिए नहीं ज्यादा है क्योंकि यहां पे लैंड एरिया सिर्फ इतना ही है, राइट, बट यहां पर देखो यहां पे तो एक वाइड लैंड एरिया है ना जी, बट यहां पर भी अगर एक लंबा सा लैंड एरिया होता तब ओवरऑल हीट कंसंट्रेशन जो कि यहां से निकल रहा है, जिसके कारण ये रीजन जो हीट होता वो ज्यादा होता, जिसके कारण ओवरऑल लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाता, ठीक है, बट वो चीज तो नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो बात? तो वही ना, लैंडफॉर्म और सॉइल टाइप्स कहीं ना कहीं डिटरमाइन जरूर, इनहांस या फिर मॉडिफाई जरूर करता है क्लाइमेट एंड ग्रोइंग पीरियड ऑफ एनी रीजन को। क्लियर, समझ गए? देखो जितना ज्यादा समझोगे वही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये समझाना ही आप मेरा जो है मेन मकसद है, राइट। मतलब ओवरऑल अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इस लैंड यूनिट को हम लोगों ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, एक ये तो क्लाइमेटिक रीजन, और दूसरा था ग्रोइंग पीरियड, ठीक है, और डिफरेंट अदर पैरामीटर्स भी होते हैं जिसके आधार पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे ले लो फिजियोग्राफी, है ना, ये लिख लो आप अपने नोट्स में, ठीक है, फिजियोग्राफी ले लो, सॉइल टाइप्स ले लो, राइट, मतलब ये उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है, बट हाँ इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर भी ये रीजनलाइजेशन किया गया, राइट। रेनफॉल एक मेन फैक्टर है, ठीक है, वहाँ का जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये सब मैं वैसे लिखता नहीं, मैं पहले ही लिखा हुआ रहता हूं, बट स्टिल मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अगेन यहां पर जो है सब कुछ तो लिखना उतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है, राइट। वैसे ही क्रॉपिंग पैटर्न ले लो, है ना, इरिगेशन और मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ले लो, राइट। और ये अगर आपने कोई भी देश के वहाँ की गवर्नमेंट अगर वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स प्रॉपरली जोनेशन कर देती है, इसका मतलब यही होता है दैट इस रीजन में अगर वहां के सरकार को एग्रो प्लानिंग या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सम सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग करना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है, राइट। ठीक है, देखो लिख लिए, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ही मुझे और भी कुछ शायद एडिट करना पड़ सकता है, राइट। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं दैट वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। वैसे देखो अगर मेजर पैरामीटर्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जैसे देखो सबसे पहले तो बता देना दैट 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, राइट, जिसमें वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज, है ना, नेक्स्ट इज आपका लगे लोअर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन, है ना, अपर गैंजेटिक प्लेन, और इसको कहते हैं ट्रांस गैंजेटिक प्लेन, राइट। उसके बाद आ जाता है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, उसके बाद आ जाता है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स,
क्लियर है। उसके बाद आ जाता है ये वाला, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि आपका कोरोमंडल और इधर उत्कल प्लेन्स जो है ना उड़ीसा के अलॉन्ग, उसको कवर करता है। और उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि आपको ये रीजन पूरा कवर करता है, कोंकण वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गुजरात प्लेन एंड हिल्स और वेस्टर्न ड्राई रीजन, और फाइनली आइलैंड्स, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये सारे आ जाता है, राइट। तो अगर एक एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग मेन क्राइटेरिया देखिएगा, या फिर आपको भी क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी उसको मैं बोल दे रहा हूं। पहला जो क्राइटेरिया है वो एरिया वहां का, दैट किस एरिया में फैला हुआ है। यहां पे देख के आप क्या बोल सकते हो, दैट ये जम्मू कश्मीर है ना, उसके बाद लद्दाख रीजन है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी जो हिली रीजन है उसको कवर करता है। क्लियर है, पूरा उत्तराखंड को तो नहीं कवर कर रही है, बट हाँ हिली रीजन को जरूर कवर कर रहा है, राइट। वैसे ही यहां पर टोपोग्राफी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर इन शॉर्ट आप एरिया में ही टोपोग्राफी भी घुसा सकते हो, या फिर फीचर्स आप अलग से लिख सकते हो, राइट। बट मेजर जो दूसरा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा वो क्लाइमेट है ना, और टोपोग्राफी भी आप तीसरा में ले लो, फीचर के अंडर घुसा देना, ठीक है, फीचर है ना। अब बट क्लाइमेट में क्या है ना, वहां पर किस टाइप ऑफ रेनफॉल एग्जिस्ट कर रही है, वहां का समर टेम्परेचर विंटर टेम्परेचर क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, है ना। स्पेसिफिकली कुछ कुछ अगर रीजन, जैसे यही वाला फर्स्ट इको रीजन, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जैसे वेस्टर्न हिमालय आपको दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो दैट किस किस रिवर्स के द्वारा ये ड्रेन आउट किया जाता है, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स है जो कि आपको यहाँ पे उगाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस इस रीजन के द्वारा फेस किया जा रहा है, क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, जिससे हम लोग अगर इसको इंप्लीमेंट करें तो उन चैलेंजेस को भी आराम से फेस किया जा सके, ठीक है। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ही देख लो, तो ये तो हमें क्लियरली अपना एरिया तो हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। वैसे ही अगर मेजर क्रॉप्स के बारे में आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे, बताइए तो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ ना भाई। ड्राई फ्रूट जैसे आलमंड्स, वॉलनट, एप्पल, ऑरेंज, चेरी, सैफरन एक्सेट्रा, ये सभी तो यहां पे ज्यादातर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब क्या आपको प्रॉब्लम होगा, ये सब प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। वैसे और भी जैसे बार्ले, ओट्स, वीट्स, मेज, ये सब भी इस रीजन में उगाया जाता है ओवरऑल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस एरिया रीजन का तो बारे में बात हो गया, ठीक है। क्लाइमेटिक रीजन से अगर बात की जाए तो बताइए तो, यहां पर आपका अगर समर सीजन में, समर सीजन यूजुअली कब आता है, जुलाई अगस्त के समय, जून जुलाई अगस्त, राइट। उस समय जो टेम्परेचर है ना वो वेरी करता है फ्रॉम 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बट वहीं पर अगर विंटर का ले लो तो वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड होती है इधर, ठीक है। और इसलिए ना समर में भी टेम्परेचर बहुत लो हमें दिख रहा है, ठीक है। और मीन एनुअल अगर रेनफॉल बता दें, बताइए ये सब नहीं पता है कि आपको, ओवरऑल तो 75 से जो है आपका 150 सेंटीमीटर, बट ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लेस देन 30 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यही तो बेसिक डिफरेंस हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब लिख लोगे तो बस ओवरऑल आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट आपने कवर कर लिया, क्योंकि आपने सारा फीचर तो इंक्लूड किया है ना। जहां पे एरिया के बारे में भी आपने बता दिया, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर कितनी है ना, उसके बाद रेनफॉल कितनी है ये आपने बता दिया, वहां पे अगर कुछ अलग से फीचर्स है उसके बारे में आप लोगों ने बता दिया, मेजर क्रॉप्स किस टाइप के उगा रहे हैं वो सब आपने बता दिया। हो तो गया एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, और क्या चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो बात। वैसे ही अगर आपको दूसरे के बारे में पूछे, दैट इज ये वाला, दैट इज ईस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में, है ना। तो आप क्लियरली हमें दिख रहा है भैया, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, आसाम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे क्लियरली कवर्ड आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर टोपोग्राफी पूछे तो ओवरऑल देखो, आप दिमाग लगाओ, हम न्यूज में क्या पढ़ते हैं दैट इस रीजन में जो दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी जो काफ़ी ज़्यादा रग्ड टोपोग्राफी है, स्लोप्स अगर है तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है, अगर रग्ड टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स में कहाँ से आप आराम से रेलवे स्थापित कर पाओगे भैया, मुश्किल होगा ना जी। इसीलिए इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर क्लाइमेट के बारे में पूछे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, ओवरऑल अगर इस रीजन में रेनफॉल देख लीजिएगा तो मोर देन 200 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, रीजनली अगर आप माइक्रो रीजन में देख लीजिएगा तो तभी बैरी जरूर करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर टेम्परेचर की भी बात करें तो समर सीजन में अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वही अगर आप विंटर के समय देख लीजिए तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यहाँ पर टेम्परेचर रेंज करता है, राइट। और ये रीजन में अगर कल्टीवेशन को पूछे तो कुछ प्रॉब्लम होगा आपको। हाँ, मैं अगर बोलूँ झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, एब्सोल्युटली नहीं है, क्योंकि जी हाँ हमें पता है झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। बट बताइए तो कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं अगर पूछा गया तो आप लोगों को।
देखो राइस, मेज, पोटैटो, टी तो काफी ज्यादा फेमस है भैया, असम टी यार, दार्जिलिंग टी, जीआई टैग है भैया, है ना। ऑरेंजेस, लाइम, सिट्रस फ्रूट्स काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत सारे लाइम है जो क्या काफी ज्यादा उस रीजन में फेमस है, राइट। वैसे कुछ कुछ पाइनएप्पल स्पीशीज भी फेमस है वहाँ के, ठीक है। तो इस टाइप से आप ईस्टर्न हिमालयज एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में भी उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हो, राइट। तीसरा आ जाता है आपका लोअर गैंजेटिक प्लेन। नाउ लोअर गैंजेटिक प्लेन जो रीजन, ये आपका जाके ओवरऑल जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है दैट पूरा तो वेस्ट बंगाल को ये कवर कर ही रहा है, बट इसके अपर वाला जो हिली पार्ट वाला वेस्ट बंगाल है ना, वो लेकिन ईस्टर्न हिमालयस के अंडर ही हम लोगों ने कंसीडर किया था, ठीक है। देखो ये रीजन भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग आपको बोलेंगे रटो, मैं बोलूंगा रटो मत। आप सिर्फ एक दो बार जो है ना, ऐसे जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूं, आप लोग को स्टोरी बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, दैट आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, भले ही आपको सचमुच का ना पता हो, बट स्टिल आप भी सोचोगे दैट अरे यार सर बोल रहे हैं यार, मुझे नहीं पता होगा, इतना भी गया गुजरा हूं क्या मैं, नहीं नहीं जरूर पता होगा, है ना। अब भाई देखो रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब तो कॉमन है जी, है ना, ये तो कॉमन, और रीजन का नाम ये तो कॉमन है ना, आधा तो यहीं पर हो गया, खत्म बात, है ना। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस डालना है, वो क्या किस किस चीजों में डालना है, क्रॉप्स में डालना है, राइट। और कोई अलग से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, जैसे वहां पर किस टाइप ऑफ सॉइल एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बता सकते हैं यार यहाँ पर रिच एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सबो काइंड ऑफ लेक्स भी हैं, जिसके इन एंड अराउंड भी हम सम सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट, है ना। उसके बाद इस ये रीजन क्योंकि अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, ये सब तो खैर जियोमॉर्फोलॉजी में ही हम लोगों ने समझ लिया था जी, है ना। तो ये सब आप अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में इंक्लूड कर लो, है ना। समझ रहे हो बात। इस रीजन में आप क्लियरली ऐसे भी लिख सकते हो दैट देखो, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है और भी बहुत सारे उसके ट्रिब्यूटरीज है, तो ओवरऑल इस रीजन में ग्राउंड वाटर लेवल भी रिस्पेक्टिवली हाई है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर अगर इंडिया में देख लोगे तो उसका वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंटेन करता है इंडिया में वो, है ना, है ना। तो इसीलिए ये बेसिकली बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी के बाद ऐसे ही अगर आप चाहो तो चीजों को आराम से प्रॉपर वे में क्लासिफाई कर सकते हो, है ना, और आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। समझ रहे हो बात, कोई यहां पर शक आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाता है, जैसे मैंने बोला ये पढ़ रहा था जो लोअर गैंजेटिक प्लेन, ये वाला लोअर गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। अब आप खुद बताओ, है ना, यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, ये रीजन आप एरिया वाइज तो आराम से लिख लोगे, किस किस एरिया में फैला हुआ है वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना। बट साथ ही साथ यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं दैट इस रीजन में एलुवियल सॉइल काफी ज्यादा है ना, है ना। और स्लोपिंग अगर देखोगे, जैसे इस रीजन में काफी स्टीप स्लोप रहता था, वैसे ये रीजन में रिस्पेक्टिवली जेंटलर स्लोप है। अगर क्लाइमेट पूछे तो बताइए तो किस टाइप ऑफ क्लाइमेट दीजिएगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा यहाँ पर, है ना। क्लाइमेटोलॉजी क्या पढ़े भैया, कोएपन क्लासिफिकेशन इतना दिन क्या समझाया हम आपको, है ना। उसके बाद एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक का वेरी करता है। अगर समर टेम्परेचर देख लीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पर अगर विंटर से टेम्परेचर देख लीजिएगा वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवरऑल वेरी करता रहता है। अगर ओवरऑल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए तो जैसे यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर लेवल हाई था, तो यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर लेवल रिस्पेक्टिवली हाई है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ना। और सोर्स ऑफ इरिगेशन जो कि इस रीजन में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी ज्यादा वाटर बॉडीज है, दामोदर रिवर है, मेन हुगली रिवर है जो कि गंगा का एक्सटेंशन है, तो ओवरऑल कैनाल इरिगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। मेजर क्रॉप्स में क्या क्या लिखिएगा आप, राइस लिख सकते हो, राइट, जूट लिख सकते हो, मेज लिख सकते हो, पोटैटो, पर्ल्स, ठीक है। और पता है हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना दैट ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा भी रीजन है, देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बता दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ ऐसा रीजन है जहां से आप 2 से 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एक ही एग्रीकल्चर सीजन में उगा सकते हो, जिसको कहते हैं शायद ए अमान, ऑस एंड बोडो, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी ऑफ राइस जो है वो आप उगा सकते हो, ठीक है। तो वो कुछ क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो क्या बिल्कुल ही अलग है, और जो क्या सिर्फ और सिर्फ लोअर गैंजेटिक प्लेन्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ना, इसको तो बिल्कुल आप भूलने का गलती कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आप अपने प्लीज नोट कॉपी में जरूर से लिख दो, क्योंकि ये पूरा मैं मिटाने वाला हूं अभी, ऑलराइट। चलो
शायद पॉज करके आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया होगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, दैट इज मिडिल गैंजेटिक प्लेन। नाउ इसका लोकेशन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पूरा घेरा हुआ है, बिहार का ऑलमोस्ट पूरा कवर है ना। अगर इसका टोपोग्राफी पूछे तो आप क्या बोलेगा, यहाँ पर तो जेंटल स्लोप ही होगा भाई, क्योंकि फर्टाइल एलुवियल सॉइल यहाँ पे है कंसंट्रेटेड। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बोले तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट, कोई शक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर, है ना। वही अगर टेम्परेचर अगर ले लो समर सीजन का, तो वो हम बोल सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। वहीं पर अगर विंटर का हम लोग देख ले, दैट इज जनवरी के इन एंड अराउंड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर पोटेंशियल होगा। और मेजर तो होता है क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि क्रॉप्स के बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बताइए ना, यहाँ पर आपको कॉमन ये रीजन देखकर आपको क्या लग रहा है, सबसे दिमाग में सबसे पहले रखिए, ठीक है। दैट खरीफ सीजन में क्या हो सकता है, रबी सीजन में क्या हो सकता है ना, या क्या कोई फ्रूट क्रॉप्स उगाया जाता है, तो अगर उगाया जाता है तो क्या उगाया जाता है। तो देखो खरीफ तो यहाँ पे तो हम पता है दैट भैया इस रीजन्स में जो है राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है ना। बट राइस के साथ साथ मेज और मिलेट्स की भी खेती होती है भैया। मिलेट्स सिर्फ और सिर्फ आपका जाके सेमी एरिड रीजन में ही उगाया नहीं जाता, बल्कि ह्यूमिड रीजन में भी उगाया जाता है, सब ह्यूमिड रीजन में भी उगाया जाता है, और ये रीजन में भी आराम से उगाया जाता है। वैसे ही रबी क्रॉप्स के बारे में अगर पूछे तो आप बताइए, तो जैसे वीट, बार्ले, ग्राम्स, यही सब उगाया जाता है। बट क्या सिर्फ ये उगाया जाता है, कोई दूसरा क्रॉप नहीं उगाया जाता। लीची भी काफी ज्यादा फेमस है, आपको पता है ना। तो लीची किसके अंडर आएगा, फ्रूट क्रॉप्स के अंडर। तो क्या आप इंक्लूड कर सकते हो उसको, एब्सोल्युटली बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग उसको। लीची, गुआवा, बनाना इनफैक्ट आप मुजफ्फरपुर वाले बेल्ट में अगर चले जाइएगा, उस रीजन में बहुत ज्यादा बनाना की खेती होती है, क्योंकि आई हैव बीन टू दैट प्लेस, है ना। वो बिहार में रीजन है बेसिकली, ठीक है। सो इसी के साथ ओवरऑल ऐसे ही आप मिडिल गैंजेटिक प्लेन के बारे में समाप्त कर सकते हो। वैसे ही 5वां नंबर, दैट इज अपर गैंजेटिक प्लेन के बारे में अगर बात बोले तो इसका लोकेशन देखिए और ध्यान से समझिए दैट ये कौन कौन सा रीजन कंटेन कर रहा है। देखो ये उत्तराखंड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है। पता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है और एक उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, ठीक है। बट ये मेन तो आपका जाके उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखो ये उत्तर प्रदेश अगर ओवरऑल है तो ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो क्या मिडिल गैंजेटिक प्लेन के द्वारा कवर किया गया था, ठीक है। बट अपर गैंजेटिक प्लेन के द्वारा मिडिल उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर किया जा रहा है, वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है, राइट। टोपोग्राफी अगर बोले तो अगेन इसी काइंड ऑफ टोपोग्राफी में तो देखो यहाँ चौथा नंबर दैट इज मिडिल गैंजेटिक प्लेन और अपर गैंजेटिक प्लेन में, यहाँ पर टोपोग्राफी में कोई चीज नहीं है। दोनों ही जो है प्लेन एरिया है विद जनरल स्लोप है, राइट, और विद फर्टाइल सॉइल, जहां पर सैंडी लोमी से क्ले लोम सॉइल्स आपको ओवरऑल अवेलेबल होता है। बट अगर यहाँ पे क्लाइमेट अगर देखोगे ना, वो थोड़ा चेंज होगा। देखो ओवरऑल यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था ना, तो ये लेकिन सब ह्यूमिड है ना। यहाँ पे देखो ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा है, बट यहाँ पर जो बारिश है रिस्पेक्टिवली कम है। यहाँ पर जैसे बारिश जो है ना 100 से 150 सेंटीमीटर है, वैसे यहाँ का अगर ओवरऑल ले लीजिएगा एवरेज, ये है 75 से 150, समझ रहे हो। तो ओवरऑल जो है सब ह्यूमिड कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कैसे रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। सब ह्यूमिड क्यों, क्योंकि रेनफॉल की कंडीशंस यहाँ पे कम है। और वैसे ही अगर टेम्परेचर बोले तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आप आराम से लिख सकते हो दैट ठंडियों के समय 10 से 25 डिग्री है, वैसे गर्मियों के समय जो कि जुलाई के आजू बाजू वाला रीजन मिलता है 25 से 40 के आसपास हमें देखने को मिलता है, राइट। वैसे ही अगर मेजर क्रॉप्स के बारे में पूछ ले तो क्या क्या बोलिएगा। देखो यहाँ पे अगेन उत्तर प्रदेश मतलब दिमाग में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए शुगर केन की खेती, है ना। तो शुगर केन को दिमाग में आ ही रहा है, राइट। बट ये आपको पता है दैट उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन जो है या ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, याद आ रहा है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली किसको प्रमोट किया गया था, राइस और वीट को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे राइस भी इंक्लूड कर सकते हैं, वीट भी इंक्लूड कर सकते हैं, शुगर केन तो इंक्लूड हमने किया ही, बट साथ ही साथ मेज, बार्ले, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन, ये सब भी इन रीजन्स में उगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो ऐसे ही जो भी आपने पास्ट में चीजें पढ़ा है ना, उसी का कॉन्सेप्ट लेकर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, राइट। वैसे ही ट्रांसगैंजेटिक प्लेन, वैसे ही ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में, है ना, आपका जाके वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में, सदर्न प्लेट्यू हिल्स के बारे में, ऐसे ही आप सब के बारे में एक एक करके आराम से बोल सकते हो, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर जैसे यही ले लो, है ना, ये वाला क्या है, ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स रीजन,
एग्रो रीजन टू बी वेरी स्पेसिफिक, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन टू बी मोर वेरी स्पेसिफिक, राइट। तो इसके रीजन तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ कुछ पार्ट्स है, राइट। बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, जी हाँ एब्सोल्युटली। यहाँ पे कनाल इरिगेशन, हमें पता है यार, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इरिगेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट। तो क्योंकि कनाल इरिगेशन यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है भैया यहाँ पे, देखो ना, सतलज रिवर बह रही है ना, रवि ब्यास, सब कुछ है इधर, है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कैनाल इरिगेशन होता है, राइट। और ये एक ऐसा भी रीजन है जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात बोले तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा। देखो ये वाला एरिड रीजन है, एरिड रीजन के आजू बाजू वाला जो ये पूरा रीजन है ना, ऑलमोस्ट ये पूरा रीजन अगर पर करिएगा, ये सेमी एरिड रीजन है, ये पूरा रीजन की बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो ये भी तो सेमी एरिड रीजन के अंदर ही आता है जी। तो यहाँ पर भी सेमी एरिड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ही होंगे, और उसमें कौन कौन से फीचर्स है, जैसे अगर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे 40 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल देखने को मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको कुछ कुछ रीजन ऐसे देखने पड़ेंगे ना, दैट इज रेनफॉल जो सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून से ही नहीं इस रीजन में, बल्कि आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी आता है, राइट। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो अगेन इसी यही वाला टेम्परेचर आप यहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज जुलाई, गर्मियों के समय में 25 से 40 और ठंडियों के समय में 10 से 20 के अराउंड यहाँ पे हमें टेम्परेचर ओवरऑल रेंजेस देखने को मिलता है। बट वहीं पर क्रॉप की बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसमें वीट, राइस तो सबसे पहले आप लिखिएगा, वो तो मैं भी जानता हूँ, है ना। बट साथ ही साथ शुगर कैन, कॉटन, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयलसीड्स, ये सब की भी खेती होती है, क्लियर है। बट देखिए कुछ कुछ रीजन्स ऐसे भी ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, दैट अगर आपको हो सके तो कोशिश कीजिएगा दैट किन किन रीजन्स के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उनको लिखने को, और एक वे फॉरवर्ड दे देंगे उनको, ठीक है। तो ये इसकी अगर बात करें तो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला दैट यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप खुद बताइए ना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण सैलिनिटी होगा, है ना। अगर लैंड ही वहां पर सलाइन हो गया तो वहां का सॉइल तो ओवरऑल डिग्रेड कर जाएगा ना जी, है ना। और फाइनली वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे फॉल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये सब कभी कभी जो है ना, आपके खुद का भी इंस्टिंक्ट चलना चाहिए, सब कुछ भरोसा मत करो किसी दूसरे के ऊपर। क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी तो आप भले ही पढ़ लीजिएगा, अभी तो आपने जैसे यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, आराम से पढ़ लोगे, नो डाउट। अगर स्मार्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ भी आपको नोट्स सब कुछ दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, दैट अगर आपने नोट्स भी अभी बना लिया होगा तो क्या होता है ना, दैट आप इसको प्रॉपर तरीके से 100% याद नहीं कर सकते हो। भले ही अगर आपने नोट्स अगर बनाया है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसका नोट्स अगर आपने बना लिया, उसका भी आप शायद 50% मुश्किल से प्रोड्यूस कर पाओगे, या फिर 60% प्रोड्यूस कर पाओगे। बट आप, अगर मैंने 100% जो लिखवा रहा हूं ना, उसका भी आप 150% प्रोड्यूस कर सकते हो। पता है कैसे? अगर आप हर एक रीजन के बारे में प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखो, उन रीजन के क्लाइमेटिक एस्पेक्ट को आपको दिमाग में रहना चाहिए, उस रीजन में किस टाइप ऑफ सॉइल होता है, उस मतलब सॉइल का कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, राइट। क्योंकि सॉइल का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के सॉइल में किस टाइप की खेती की जाती है, राइट। आपको पता चल जाएगा दैट अगर यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा तो मतलब सचमुच का जो ग्राउंड वाटर टेबल वो नीचे गया होगा, सॉइल डिग्रेडेशन, एल्कलिनिटी, सैलिनिटी, ये सब प्रॉब्लम हुआ होगा। वो सब कॉमन सेंस आपका पटापट दिमाग में लड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं दैट कभी भी अगर पास्ट चीजें कुछ पढ़ रहे हो तो उन चीजों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। वैसे ही ये 7वां नंबर, दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के अगर बारे में बात करें तो ये देखो, इसका लोकेशन अगर आप क्लियरली बोल सकते हो दैट ये जो रांची प्लेट्यू है या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप कुछ भी बोल सकते हो। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को भी ये छुआ हुआ है ना, उड़ीसा का भी बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर है। यहाँ पे मेनली किस टाइप ऑफ सॉइल्स आपको मिलते हैं, देखो रेड, येलो, लैटराइट, एलुवियम सॉइल भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ओवरऑल ज्यादातर फर्टिलिटी जो है या महानदी वाला जो बेसिन है ना, उसके इन एंड अराउंड ही हमें देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल अराउंड 75 से 150 सेंटीमीटर होता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो गर्मियों के समय 25 से 40 डिग्री होता है, बट वहीं पर ठंडियों के समय आपका 10 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर हमें यह देखने को मिलता है। मेजर क्रॉप्स कहाँ होगा, देखो ये रीजन ऐसा है ना जहाँ पे जिसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा, राइट, है ना, जीएस में ही पढ़ा होगा भाई, ये तो कॉमन चीज है। तो जी हाँ, आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हो दैट जी हाँ, यहाँ पर एक्चुअली वो टू बी वेरी स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मेजर क्रॉप्स अगर देखोगे, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स बोल रहे हैं हम लोग बात, मतलब इस टाइप के जो होमोजेनस क्लाइमेट में ओवरऑल किस टाइप के एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे राइस तो कर ही सकते हैं, मिलेट, मेज, ऑयल सीड्स, रागी, ग्राम, पोटैटो, तुर, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, ये सब जो है आराम से इंक्लूड किया जा सकता है, राइट।
वैसे ही अगर नेक्स्ट दैट इज सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, यहाँ पे मुझे आपको बोलना पड़ेगा क्या, देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, बुंदेलखंड, बागेलखंड, बांदेल प्लेट्यू, क्लियरली हमको ये सब दिख रहा है, राइट, है ना। ये एक ऐसा रीजन है, बुंदेलखंड वाला ही रीजन अगर लेकर हम लोग चले तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होता है। जी हाँ, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर सॉइल का क्वालिटी भी अगर आपको पता है दैट यहाँ पे रेड येलो सॉइल्स होते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया होता है, ब्लैक सॉइल का भी प्रोपोनेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। और ओवरऑल अगर रेनफॉल की बारे में बात करें, क्योंकि रेनफॉल मेन है, ठीक है, वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। एंड ओवरऑल ये वाला रीजन में सबसे कम रेनफॉल होता है, ये वाला रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। क्यों भैया? क्योंकि रेनफॉल जो इधर से आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून, वो बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के थ्रू आती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सबसे पहले बारिश जो है इस रीजन में करता है ना। उसके बाद ये मॉइस्चर धीरे धीरे खोते 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 इस रीजन में जाता है। तब इस रीजन में जब तक जाता है तब तक बहुत कम बारिश हो जाती है, राइट। इसलिए यहाँ पे बोला गया दैट ओवरऑल जो इस रीजन का रेनफॉल वेरिएशन देख लीजिएगा, ये 50 से 100 सेंटीमीटर तक का वेरिएशन है ना। टेम्परेचर की अगर बात करें अगेन जुलाई के समय, दैट इज अगर आप गर्मियों के समय देख लीजिएगा 25 से 40, ठंडियों के समय 10 से 25 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और कौन कौन से क्रॉप्स आप उगा सकते हो इस सेमी एरिड रीजन में? कौन कौन से क्रॉप बताओ? मिलेट्स, ग्राम्स, ऑयलसीड्स, कॉटन, सनफ्लावर एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जाके 9th नंबर, 8 नंबर तो हो गया, 9th नंबर आपका बता रहा है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। नाउ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, 9 नंबर, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो थोड़ा बैकवर्ड कीजिए, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों क्लियरली इसका लोकेशन हमें दिख रहा है। देखो लोकेशन खुद से लिख लेना, बार बार ये मैं नहीं बताता जा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे आपको ये भी पता है ब्लैक रेगूर सॉइल काफी ज्यादा फेमस है, मतलब कॉटन की काफी ज्यादा खेती होगी, है ना। तो आप आराम से लिख सकते हो गया ना, यहाँ पे कुछ याद करना पड़ा नहीं, राइट। हम ये भी पता है दैट जो भी सेमी एरिड रीजन है, स्पेसिफिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा कम होती है, इसीलिए रिस्पेक्टिवली यहाँ पे खेती भी रिस्पेक्टिवली उतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होता। बट ओवरऑल अगर इस रीजन में रेनफॉल की बात करें तो ये बहुत कम होता है, अराउंड 25 से 75 सेंटीमीटर तक का ही रेनफॉल ही यहाँ पर देखने को मिलता है। और किस टाइप ऑफ क्रॉप ज़्यादा उगाया जाएगा इस टाइप के रेनफॉल कंडीशन में, जहाँ पर सेमी एरिड कंडीशंस प्रिवेल करती है, उस वहाँ पर मिलेट्स क्रॉप उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया मिलेट्स को जो है ना, यहाँ पे हमको पुअर मैन्स क्रॉप भी कहा जाता है। क्यों भैया? क्योंकि मिलेट्स में जितने भी सारे, जैसे ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, या इसकी जो खेती की जाती है ना, ये ड्रॉटफुल कंडीशंस में भी की जाती है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स होता है रिस्पेक्टिवली ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। इनको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और कम पानी में भी ये आराम से उपजाऊ प्रोडक्शन देते हैं, राइट। इसीलिए इस टाइप के क्रॉप्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से खेती की जाती है, क्लियर है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम लोग आ जाए दोस्तों 10th नंबर, दैट इज सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा। देखो लोकेशन तो खुद से लिख लेना किस किस रीजन में है, बट यहाँ पे क्लाइमेट पता है सेमी एरिड क्लाइमेट है। और एनुअल अगर रेनफॉल देख लीजिएगा वो अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है ना। टेम्परेचर वही 25 से 40 आपका जाके गर्मियों के समय, है ना, और ठंडियों के समय अराउंड 13 से अराउंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हमें टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। और मेजर क्रॉप्स जो है वो आपको पता होना चाहिए दैट, क्योंकि यहाँ भी सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ड्राई फार्मिंग ही होती है, जिसमें मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉफ़ी, टी, कार्डमम, स्पाइसेस टाइप के खेती बहुत ज़्यादा इस रीजन में की जाती है, राइट। वैसे ही अगर ईस्टर्न घाट, ये वाला हम लोग अगर ले लें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स के बारे में, तो दोस्तों ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब ये यहाँ पे हमें पता है बहुत सारे रिवर्स है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स है जिसके एलुवियल डिपॉजिट्स के थ्रू ये बना होगा, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये सॉइल जो एलुवियल रिच होगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली। लोकेशन तो आपको क्लियरली पता ही है, बट एनुअल रेनफॉल अगर ओवरऑल देख लीजिएगा रेंज में लाई करता है 75 से 150 सेंटीमीटर, है ना। और वही टेम्परेचर तो वही है यार, जुलाई में अराउंड 25 से 35 डिग्री, वही और जनवरी में जो है वो भी अराउंड ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पूछे क्यों? क्योंकि सी ब्रीज के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। आ जाए ना, सी ब्रीज लैंड ब्रीज का कंसेप्ट आ गया ना भाई। देख रहे हो पूरा ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड है, बार बार मैं बताता हूँ, इसीलिए मेक श्योर यू डू दैट, राइट। वैसे क्रॉप्स के बारे में अगर बोलूंगा तो बताओ, तो आप खुद से लिखो, चलो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यहाँ पे किस किस टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाया जा सकता है आपका जाके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स में। ये आपका नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लिखिएगा, राइट। नेक्स्ट 12th नंबर, दैट इज अगर बात करें ये वाला, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स के बारे में, तो अगेन यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है मालाबार, कोंकण कोस्ट हमें क्लियरली दिख रहा है, राइट।
ये रीजन में देखो, ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स में लाई कर रहा है, मतलब ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हम बोलेंगे, हॉट एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे बताइए तो रेनफॉल कितना होगा, इतना पढ़ाया है भाई, इसको अगर नहीं बोलोगे तो मैं क्या बताऊँ, तब तो मेरे पढ़ाने में लालत है। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ओवरऑल इस रीजन में, बट कुछ कुछ ऐसे भी रीजन्स है जहां पर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल भी होता है, बट ओवरऑल हम लोग तो ओवरऑल इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है, राइट। जुलाई के समय का टेम्परेचर और जनवरी के समय का टेम्परेचर में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों रीज़न है भैया, सी ब्रीज एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। और ओवरऑल ऑप्टिमम क्लाइमेट मेंटेन होता है, राइट। दैट इज गर्मियों के समय 26 से अराउंड 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, बट वहीं पर गर्मियों के ठंडियों का समय अगर देखोगे वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आजू बाजू हमें यह देखने को मिलता है, राइट। वैसे ही अगर क्रॉप्स बोलेंगे तो किस किस टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाए जाएंगे, चलो यहाँ पर भी आप क्रॉप्स खुद बोलो, मैं 2-3 क्रॉप्स मैं ही खुद चलो मैं ही बता देता हूँ। राइस कोकोनट जैसे स्पीशीज तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही, मिलेट्स पल्सेस, है ना। और काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स, अगर आप नीलगिरी हिल्स में जाइएगा, है ना, तो आपको वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स भी मिलेंगी, जैसे चाय की खेती की जाती है, रबर की खेती की जाती है, तो वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना जी दैट इस टाइप या इस रीजन में कि ये सब खेती की जाती है, तो लिख दो, जो पता है लिख दो, शर्माओ मत, ऐसा मत सोचो अरे यार अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा। भाई आपके पास जो नॉलेज है ना, ट्रस्ट में किसी दूसरे के पास इतना नॉलेज नहीं होगा, है ना। तो आप बिल्कुल आप अपने विजडम में भरोसा रखिए, क्योंकि आपने इतनी जो मेहनत की है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है आपने, इतनी जो चीज़ें पढ़ी हैं, राइट, वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए ना जी, उसका फ़ायदा होना चाहिए ना जी, है ना। तो इसलिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, राइट। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ पर एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट होती है। यहाँ पर रेनफॉल अगर देख लीजिएगा बहुत कम है, 50 से 100 सेंटीमीटर। ये जो कच्छ पेनिनसुला है यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होता है। क्यों भैया, क्योंकि इवापोर ट्रांसपीरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, राइट। समझ रहे हो बात। तो ऐसे ही लिख सकते हो आप यहाँ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, दैट किस टाइप ऑफ सॉइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करने को मिलता है, राइट। तो ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने सॉइल वाले क्लासेस में भी पढ़ लिया है, राइट। बट मेजर क्रॉप्स की अगर मैं बात करें तो बताइए तो कौन कौन टाइप ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे उगाया जाएगा। कॉटन काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। राइस, मिलेट्स, वीट्स, टोबैको भी यहाँ पे उगाया जाता है। और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे मैंने बोला कच्छ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, तो ये रीजन जो है ना ओवरऑल सूटेबल नहीं है एज सच एग्रीकल्चर के लिए, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला रीजन क्या बोलते हैं, ये ओवरऑल 14 नंबर, इसको कहाँ एक मिटा देने दो क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो, है ना। हाँ, वेस्टर्न ड्राई रीजन है ये 14 नंबर रीजन, ठीक है। ये वेस्टर्न ड्राई रीजन है, मतलब ये हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तो अरावली है भाई, अरावली के तो वेस्टर्न साइड में ये लाई कर रहा है, राइट। क्लाइमेट आपको क्लियरली होगा, बताइए तो क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेट है या सब ह्यूमिड क्लाइमेट है या एरिड क्लाइमेट है। एब्सोल्युटली एरिड क्लाइमेट है, क्योंकि रेनफॉल तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है ना जी। अच्छा बताइए तो टेम्परेचर ओवरऑल अगर देख लीजिएगा ना, डायurnal टेम्परेचर देख लीजिएगा तो बहुत वेरी करता है ना। सुबह को तो ऐसा भी हो सकता है 45 डिग्री और रात को अराउंड 0 डिग्री हो सकता है ना। बट ओवरऑल अगर ऑन एन ठंडी और गर्मियों के समय अगर ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो टेम्परेचर जो है 40 डिग्री होती है गर्मियों के समय, और ठंडियों के समय 5 डिग्री से 20 डिग्री तक लाई करती है ना। और यहाँ पे अगेन रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, सैंड ड्यूज भी काफ़ी ज़्यादा है ना। और ये लाइफ स्टॉक, मतलब ये रीजन में हमने पहले भी देखा था दैट इस टाइप के जो रीजन्स होते हैं जो क्या या तो एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, वहाँ के जो किसान रहते हैं ना, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको अपना क्रॉप बास्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, इसलिए वो लाइव स्टॉक रेयरिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और नेक्स्ट आ जाता है आइलैंड, जिसमें आपका अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आएगा, राइट। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है। रेनफॉल भी की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, राइट। और यहाँ पे आपको जो क्रॉप्स की स्पीशीज़ अगर आप देख लोगे तो विभिन्न क्रॉप्स, जिसमें राइस उगाया जाता है, मेज़ उगाया जाता है, राइट, मिलेट्स की खेती की जाती है, पल्सेस की खेती की जाती है, राइट, टर्मरिक, कसावा, तो ये सब कुछ अगेन ओवरऑल इंक्लूड आप कर सकते हो, राइट। तो ओवरऑल ऐसे ही जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स आपका मतलब खत्म होगा ऐसे, है ना। नाउ सवाल ये भी होता है दैट हम लोग जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ले लो या फिर आने वाले जो नेक्स्ट जो इसमें पढ़ने वाला है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ले लो, तो इसको हम लोग डिमार्केट क्यों करते हैं, है ना। तो आप खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ, क्यों डिमार्केट कर रही है सरकार,
कुछ तो फायदा होगा तभी ना सरकार कर रही है। जी हाँ, एब्सोल्युटली फायदा होता है। अगर हम इस रीजन को डिमार्केट कर रहे हैं, मतलब हमें पता है दैट ओवरऑल इस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्रीकल्चर का ओवरऑल सेम होगा। अगर वेरिएशन भी होगा भी तो थोड़ा होगा, बट ओवरऑल सेम होगा, राइट। मतलब कल को अगर सोचो इस रीजन का किसान काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में है ना, तो सरकार को क्योंकि पता है इस रीजन में, अरे भाई ये रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है, तो सरकार सोचेगी चलो यहाँ से केन बहता है, यहाँ से बेतवा बहता है, क्यों ना इस दोनों रिवर को इंटरलिंक कर दे, जिससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो जाए। देख रहे हो, देख रहे हो, कनेक्टिविटी आप कर पा रहे हो, है ना। और यही तो न्यूज़ में चलता है। क्यों आप नहीं लिख पाओगे अपने न्यूज़ में, मतलब अपने आंसर्स को इन्हांस नहीं कर पाओगे? यही नहीं, सरकार इनेबल करती है, इस टाइप के डेटा किसानों को प्रोवाइड करती है। इससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है? उन्हें अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है दैट अगर सोचो ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन या फिर सम सॉर्ट ऑफ कोई भी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन अगर है ना, और उस एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में दुनिया के अलग प्रांत में जो है, से फॉर एग्जांपल यूएसए में भी सिमिलर टाइप ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, बट यूएसए के लोग जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइस की ही खेती नहीं करते, बट अलग क्रॉप्स की भी खेती करते हैं, राइट। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक या फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, तो अगेन हमारे किसानों को भी तो ऑप्शंस मिल जाएगा ना जी, दैट 2-3 क्रॉप्स वो उगा सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उगाते हैं या नहीं उगा सकता है, बट ओवरऑल ये क्या हम बोल सकते हैं दैट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ये प्रमोट करता है। एब्सोल्युटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये प्रमोट करता है ना। और इससे ये भी होता है दैट सरकार को अगर कर को कहीं पर कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे सोचो कोई एक ऐसा पॉलिसी आ गया जिसमें सरकार मशीनें प्रोवाइड कर रही है ना, तो सरकार उस टाइप के रीजन को मशीन प्रोवाइड करेगी जहां पर इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट, है ना। और इससे यही नहीं, माइक्रो रीजनल एनालिसिस भी करने को बहुत ज़्यादा मदद होता है। और माइक्रो रीजनल एनालिसिस जो है ना, मेनली मदद होता है आपको जाके एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के थ्रू करने से, ठीक है। क्योंकि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में भी जैसे कि मैंने बोला 20-20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है, राइट। तो 20-20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, अगर देखो इतना ज़्यादा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया इनटू एक एक करके। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहला है यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयन एंड ड्राई रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। वैसे ही दूसरा रीजन को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया इनटू वेस्टर्न प्लेन कच्छ एंड पार्ट्स ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। तीसरा है डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड रीजन, ये वाला रीजन जो क्या आपका जाके वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड नहीं, लीवर्ड साइड में लाई करती है, राइट। वैसे ही जो है ये वाला चौथा देख रहे हो, ये जो पिंक में जो है ना, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सेंट्रल हाईलैंड्स कहेंगे, राइट। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स गुजरात प्लेन्स एंड काठियावाड़ पेनिनसुला जो है इस रीजन में लाई करेगा, राइट। वैसे ही जो नेक्स्ट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है वो है डेक्कन प्लेट्यू, राइट। और इसका काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सटेंशन है, जहाँ पे अगेन ब्लैक सॉइल के कारण कॉटन की बहुत ज़्यादा खेती होती है ना। उसके बाद अगर आ गया ये वाला डेक्कन का तेलंगाना वाला प्लेट्यू, मैक्सिमम तेलंगाना प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है ईस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु अपलैंड और कर्नाटक प्लेट्यू को भी कवर करता है ना। उसके बाद आ जाता है नदर्न प्लेन, जो कि ये जो लाइट पैच देख रहे हो, ये छोटा सा पतला सा जो है, ये हो गया नदर्न प्लेन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के अंडर, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर जो है आपका, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये देख लो एकदम लाइट ग्रीन जो है, ठीक है, ये वाला। तो ये लाइट ग्रीन जो है ये सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें मालवा, बुंदेलखंड और ईस्टर्न सतपुरा भी लाई करती है। वैसे ही जो है अलग अलग डिफरेंट, जैसे 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है जिसमें आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार भी लाई करता है, बट साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ले लो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ले लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल जिसमें पूर्वांचल हिल्स जो कि इस रीजन में लाई करता है, राइट, है ना। और उसके बाद आपका जाके ईस्टर्न हिमालयाज भी इसमें आता है, राइट, जहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन आता है, राइट। उसके बाद बंगाल एंड आसाम प्लेन, देखो बंगाल एंड आसाम प्लेन जो है ना ऐसे डिवीजन किया गया है, समझ रहे हो, ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कलर को बिल्कुल मिला दिया गया, ये बंगाल और आसाम प्लेन और ये वाला आपका जाके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वाला, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने क्लियरली बता दिया आपको, ठीक है। सो ऐसे ही जो है 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है। अगेन इन इकोलॉजिकल रीजन्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, जैसे आप नहीं खुद से बना सकते हो, बताओ तो। देखो जैसे वेस्टर्न हिमालय जो क्या कोल्ड एंड ड्राई रीजन है। कोल्ड क्यों रीजन है भैया? क्योंकि यहाँ पर जो है हायर एल्टीट्यूड में सीवियर विंटर्स है ना, इसीलिए ना कोल्ड है जी। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, दैट अरे भाई हमको नोट दे दो तभी हम पढ़ पाएंगे ना, आपको सब कुछ पता है, ट्रस्ट मी। आपको कैसे पता है? आपको पता है दैट ये पूरा रीजन जो है ओवरऑल यहाँ पे हिमालयाज का रेंजेस लाई करता है, राइट। मतलब ये रीजन जो है हायर लैटिट्यूड में, ऑल्टीट्यूड में, लैटिट्यूड नहीं ऑल्टीट्यूड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो विंटर्स होगी ना वो सीवियर होंगी,
है ना। और ये रीजन कोल्ड भी होगी और बारिश भी, क्योंकि इस रीजन में ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो ये कोल्ड एरिड इको रीजन हम उसको बोल सकते हैं, राइट, समझ रहे हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ग्रोइंग पीरियड जो है ना वो भी कम है, बहुत ज़्यादा, अराउंड 90 से भी कम दिन का ओवरऑल ग्रोइंग पीरियड हम इस रीजन में देखने को मिलता है, राइट। वैसे ही अगर यही वाला रीजन दूसरा वाला, जैसे वेस्टर्न प्लेन कच्छ और पार्ट्स ऑफ काठियावाड़ अगर ले लो, ये वाला, ठीक है, तो इसमें आप खुद से ले लिख सकते हो दैट ये जैसे कोल्ड एरिड रीजन था, ये हॉट एरिड रीजन होगा, एब्सोल्युटली, है ना। ये तो क्लियरली लिखना चाहिए भैया। यहाँ पर भी ग्रोइंग पीरियड रिस्पेक्टिवली कम होता है, बट यहाँ पे जो सॉइल कंडीशंस है, यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के लिए सैलिनिटी अल्कलिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। इसलिए इस रीजन में वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी एंड सलाइन सॉइल सबको देखने को मिल सकता है, राइट। इनफैक्ट इसका जो ईस्टर्न बाउंड्रीज है ना दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल के आइसोहाइट से बनाया गया है। आइसोहाइट मतलब बताइए तो क्या होता है, ये वो पॉइंट्स इन मीन सरफेस लेवल है जो क्या पॉइंट्स ऑफ सिमिलर रेनफॉल को जोड़ती है, राइट। तो वैसे ही हम इस रीजन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही आप डेक्कन प्लेट्यू ले लो, नदर्न प्लेन ले लो, सेंट्रल मालवा प्लेट्यू, अब बताइए ना किसको मैं क्लासिफाई करूं, बताइए, मैं उसी को कर लूंगा। जैसे एक छोटा ही ले लो, जैसे यही ले लो आप, सेंट्रल मालवा हाईलैंड, गुजरात प्लेन, काठियावाड़ पेनिनसुला। देखो ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या देखो, हॉट रीजन हम बोल सकते हैं, सेमी एरिड रीजन के अंडर आता है, क्योंकि ये वाला एरिड था, ये वाला सेमी एरिडिटी। क्यों भैया, क्योंकि रेनफॉल जो है यहाँ पे अराउंड 40 से 60 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो सॉइल कंडीशंस देखोगे वो ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलेगा, है ना। और ओवरऑल ग्रोइंग पीरियड कितना है यहाँ पर, 90 से 150 दिन का। ये वाला क्लासिफिकेशंस में एक जो आपको ऐड करना है वो है ग्रोइंग पीरियड, प्रॉपर तरीके से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगेन ग्रोइंग पीरियड अगर देख लीजिएगा तो इसका भी कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है, दैट अलग अलग रीजन में ग्रोइंग पीरियड जो है चेंजेस होती रहती है। जैसे देखो ये वाला रीजन में हम लोगों ने क्या देखा, ये वाला रीजन देख लो, ये वाला रीजन देख लो, यहाँ पर जो है ना ग्रोइंग पीरियड जो है 90 दिन से भी कम का ग्रोइंग पीरियड था, राइट। बट वैसे ही अगर आप नदन ये वाला रीजन में आ जाओगे, नदन प्लेन, एक मिटा देने दो, है ना, देखो ये वाला रीजन लोगे या फिर ये वाला रीजन ले लोगे तो यहाँ पे लेस देन 90 डेज का आपका ग्रोइंग पीरियड देखने को मिलेगा, ठीक है। बट वहीं पर अगर आप सॉरी यहाँ पर भी 90 डेज से कम का ही मिलेगा, क्योंकि ये तो रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट में लाई करता है ना, और डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन में। बट वहीं पर अगर आप ये एरिड से अगर सेमी एरिड में थोड़ा ट्रांसफर हो रहे हो तो यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा बढ़ेगा, दैट इज इस रीजन में जो है ना थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा होता है ना, इसीलिए ग्रोइंग पीरियड भी ज़्यादा होता है, दैट इज 90 से भी ज़्यादा होता है, अराउंड 150 दिन तक का ग्रोइंग पीरियड होता है, राइट। वैसे ही 5वां नंबर यहाँ पर भी जो है ना आपका जाके ग्रोइंग पीरियड जो है 90 से 150 दिन का है, देख रहे हो बढ़ रहा है ना। वैसे ही जो है इस रीजन में भी 90 से 150 दिन का है ना। वैसे ही आपका जाके इस रीजन में भी देखो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इन चारों में 90 से 150 दिन का है। और यही क्यों, आप तमिलनाडु भी तो ले लो ना, तमिलनाडु को थोड़ा ना हम लोग छोड़ सकते हैं, दैट इज ये आपका कहाँ गया, माफ करना, हाँ, ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु अपलैंड और डेक्कन कर्नाटक प्लेट्यू, ये यहाँ पर भी तो 90 से 150 का ही है, राइट। उसके बाद जो हम लोग आता है ना 9th नंबर, दैट इज 9th नंबर कहाँ गया, 9th नंबर है क्या, नदर्न प्लेन, दैट इज ये वाला रीजन। यहाँ पर जो ग्रोइंग पीरियड है ये बढ़ता है, देख लो यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड, यहाँ का ग्रोइंग पीरियड 90 से 180, 90 से 180, 90 से 150, माफ करना, ठीक है। तो ये सब सेम रहता है, राइट। बट अगर थोड़ा और भी अगर आप सब ह्यूमिड या फिर ह्यूमिड रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपका ग्रोइंग पीरियड बढ़ेगा, राइट। जैसे नदर्न प्लेन में देख लोगे, यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, 150 से 180 दिन का, राइट। वैसे ही जो है इस रीजन में भी ग्रोइंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, अगेन 150 से 180 दिन के आसपास का यहाँ पे ग्रोइंग पीरियड है, राइट। वैसे ही आपका ईस्टर्न प्लेट्यू वाले रीजन में भी जो है वो भी 150 से और भी 180 दिन का है, राइट। यहाँ पर भी 150 से 180 दिन का है, जो क्या आपका कहाँ गया, ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है 150 से 180 का हमें क्लियरली दिखता है, राइट। वैसे ही अगर आप फर्दर इस रीजन में चले जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सब ह्यूमिड रीजन में आता है ना, तो ये रीजन में रिस्पेक्टिवली और भी ज़्यादा है
है ना, दैट इज अराउंड 180 से 210 दिन तक का ग्रोइंग पीरियड, दैट इज इतना दिन आप चीज़ों को उगा सकते हो। इसीलिए तो इस रीजन में क्रॉप्स की ज़्यादा खेती की जाती है ना भाई। बट आपको पता होना चाहिए दैट यहाँ पे अभी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया है। तो क्या हम वे फॉरवर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं दैट भले ही यहाँ पर जो ग्रोइंग पीरियड है वो ज़्यादा है 180 से 210 दिन तक का, बट स्टिल यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। क्लियरली भाई आराम से बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर, समझ रहे हो बात। तो यही सब तो आपको इंक्लूड करना है भाई, सबसे तब क्या बोले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेस्टर्न हिमालयाज ले लो, बंगाल या फिर आसाम प्लेन ले लो, राइट। तो ये सब में जो है ना वेरी करता रहता है। जैसे अगर आप ईस्टर्न हिमालयाज अगर ले लोगे, ठीक है, ये वाला, दैट इज ये वाला रीजन है ना, तो ये वाले रीजन में स्पेसिफिकली जो है ना ग्रोइंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है 210 दिन का, बट स्टिल यहाँ पर खेती बाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है ड्यू टू इट्स अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, ड्यू टू इट्स रग्ड टोपोग्राफी, ठीक है। होती है, बहुत हद तक होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल जो होना चाहिए था उतना प्रॉपर तरीके से नहीं। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, अगर पूर्वांचल हिल्स ले लोगे ना, जिसमें आपका जाके ये वाला रीजन आता है आपका, क्या गया यहाँ पे, इसको कहते हैं नागालैंड, हाँ, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मेघालय। तो ये रीजन्स में देखोगे तो ओवरऑल 210 दिन का आसपास जो है यहाँ पे आपको ग्रोइंग पीरियड देखने को मिलेगा, बट स्टिल ये रीजन उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री यहाँ पे उगाया गया है, राइट। वैसे ही अगेन जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ सकता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ग्रोइंग पीरियड कितना होगा, 90 से 210 दिन का होगा। वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है यहाँ पे 90 से 210 दिन का होगा, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, राइट, है ना। वैसे ही अगर आइलैंड ले लोगे जिसमें आपका जाके लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आता है, तो उन दोनों आइलैंड्स में भी अराउंड ग्रोइंग पीरियड 210 दिन का होता है। इसीलिए यहाँ पे बम्पर खेती भी की जाती है, इस रीजन को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो इसी के साथ ऐसे ही जो है अगर आप चाहे तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन दोनों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। आशा करता हूँ दैट यहाँ तक आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का कॉन्सेप्ट और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का कॉन्सेप्ट दोनों में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, क्योंकि इसमें अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको बता दे दैट डिस्कस अबाउट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ गांजेटिक प्लेन। नाउ ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको बोलूं डिस्कस द एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन ऑफ गैंजेटिक प्लेन, बट हमें क्या पता है दैट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ गैंजेटिक प्लेन में कितने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन आते हैं, लोअर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन, अपर गैंजेटिक प्लेन, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन, जिसमें ये पूरा रीजन कवर करता है। देख रहे हो ये पूरा रीजन आ रहा है ना, देख रहे हो क्वेश्चन का एंड है जी, क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बना। देखो अब आपको लगेगा अरे भाई यह तो सिर्फ गैंजेटिक प्लेन के बारे में बोलता है, चलो भाई मतलब एक ही तो पूछा, नहीं एक तो नहीं पूछा है, उतना गधा नहीं है यूपीएससी, आपको ये चारों लिखना पड़ेगा, है ना। बट देखो जो ठीक से पढ़ा नहीं होगा वो तो सोचेगा चल भाई एक के बारे में लिख लेते हैं, ओवरऑल एलुवियल सॉइल है ना, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट अगर जाइएगा तो रेनफॉल घटता रहेगा। भाई आपको रेनफॉल पैटर्न थोड़ा ना पूछ रहा है यहाँ पर। हाँ ये भी बहुत लोग गलती करता है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर कुछ दूसरा दे देता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, वो चीज मत करने जाना, ठीक है। कोशिश करना दैट हाँ टू द पॉइंट आंसर आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा वेटेज है, क्योंकि यूपीएससी के क्लियरली लिख लिया दैट हाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं होना चाहिए, है ना, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो, वो ज्यादा फेच करेगा आपको मार्क्स, ठीक है। तो इसी के साथ ओवरऑल जैसे कि मैंने बोला दैट आपको एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा दैट हाँ भाई एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 है ना, और ओवरऑल कैसे हम लोग इस दोनों चीजों को डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम इन दोनों चीजों को फाइंड आउट करते हैं, राइट, ठीक है। तो दोस्तों एडवांस्ड कोर्स के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बोला था दैट आप हमारे सब्सक्राइब्ड कोर्सेज को भी अटेंड कर सकते हो, जो कि स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप में अवेलेबल है। और फर्दर यहाँ पे तो खैर जो फ्री के कोर्सेज है वो सब तो अवेलेबल है ही, वो तो अब तो आराम से आप कांटेक्ट कर ही सकते हो। और फर्दर अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो फेसबुक से भी जुड़े रह सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी हमारे से जुड़े रह सकते हो, और कोई भी अगर आपको देखो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जो है ना आगे आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के कोर्स ज्वाइन कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ वेरियस प्लेलिस्ट भी है जहां पर पूरा ज्योग्राफी ऑप्शंस का जो सिलेबस वो कवर किया गया है, राइट। तो वहां पर भी आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।